हेलो भाई। आप सभी का एक बार पुनः हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की बोर्ड क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। पूरे सिलेबस को एक रिकॉर्डिंग क्लास के रूप में हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और इन क्लासों का आनंद लीजिए। देखिए, सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको एक रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से, जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बोर्ड के पैटर्न के बेस पर आपको दिया जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं गाइज। पहली प्रश्नावली अपनी 1.1 है। पहली प्रश्नावली 10वीं क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रश्नावली है अपनी, वो है वास्तविक संख्या। और उस वास्तविक संख्या के अंदर जो चैप्टर के अंदर जो 4 पॉइंट थे, उनमें से इस बार है 2 पॉइंट को हटा दिया गया है। 2 ही पॉइंट है। उसका जो मुख्य है उसके अंदर एक तो अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसके अलावा एप्रिम में संख्या सिद्ध करना। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। इस एक्सरसाइज में से निश्चित रूप से बच्चों क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आएगा और एप्रिम में संख्या से सिद्ध करना भी क्वेश्चन है आएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हर क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आपको पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े व्यवस्थित तरीके से। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें सबसे पहले सीखना है अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको भाज्य और अभाज्य का पता होना आवश्यक है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट शब्दों के अंदर भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी देता हूं। शॉर्ट शब्दों में देखिए, भाज्य का मतलब कि वह संख्या जिस संख्या के अंदर संख्या एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी अगर अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। अगर किसी संख्या में संख्या एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब देखिए, हमने 2 शब्द बोले, एक तो संख्या एक और एक संख्या सम। देखिए, ये दोनों इस प्रकार की संख्याएं, इनका तो भाग जाएगा ही जाएगा। कोई भी संख्या ले लें, उस संख्या में एक का भाग तो जाता ही जाता है। क्लियर है? और संख्या स्वयं, स्वयं का स्वयं में तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो इन दोनों, तो ये तो कॉमन बात होगी। अगर इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा तो वो है भाज्य, और भाग नहीं जाएगा तो वो क्या है? अभाज्य है। तो देखिए बच्चों, हमें थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य के बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं, संख्या की शुरुआत देखते हैं। प्राकृतिक संख्या है वो एक से शुरू होती है, तो एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। संख्या जो एक है वो क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये एक अपवाद स्वरूप समझिए। एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। उसके बाद आता है दो। दो देखिए, संख्या तो सम है, सम विषम के रूप में बात करें तो संख्या सम है, लेकिन संख्या है कौन सी? अभाज्य। क्यों है? क्योंकि दो के अंदर एक और दो के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार तीन भी क्या है? अभाज्य। चार क्या है? चार में दो का भाग जाता है, एक और चार के अलावा दो का भी भाग जाता है, इसलिए चार कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। फिर आगे पांच अभाज्य हो गई, छह भाज्य हो गई, सात अभाज्य हो गई, आठ भाज्य हो गई, और नौ बच्चों बताओ, नौ किस प्रकार की संख्या है? नौ भी भाज्य संख्या है, क्योंकि संख्या के अंदर, इसके अंदर भी तीन का भाग जाता है। 10 भी भाज्य है, 11 अभाज्य हो गई, 12 भाज्य हो गई, 13 अभाज्य हो गई, 14 भाज्य हो गई, 15 भी भाज्य हो गई, 16 भी भाज्य हो गई, 17 अभाज्य हो गई, 18 भाज्य हो गई, 19 अभाज्य हो गई, और 20 है वो क्या हो गई? भाज्य। इस प्रकार आप 100 तक की संख्याओं का अध्ययन करके देखना, जिसमें भाज्य और अभाज्य की आपको पहचान हो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ शुरुआत के अंदर? क्योंकि क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें इन कॉमन बातों का पता होना आवश्यक है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सरल कर पाएंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को? अभाज्य गुणनखंड करना है।
तो ये जो अभाज्य संख्या है, इन संख्याओं की गुणा के रूप में मान आना चाहिए। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है 140। 140 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं, इस प्रकार उसको टुकड़ों में तोड़ना है कि अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में आए। तो अब देखो, चलो बच्चों शुरू करते हैं अपन। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपने इसके बारे में देखा, देखिए पहली संख्या है आपकी 140। अगर 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो अपन कैसे करेंगे? देखिए अपन पहले क्वेश्चन का अगर आंसर देखते हैं, संख्या है आपके पास 140 और इसके अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम क्या करते हैं? इसके भाग विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखो 140 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपन ने अभी यहां पर देखा, क्या थी? 2। 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देंगे 140 में, कितना आएगा? 70 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 70 में देंगे तो 35। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। अब 35 है, 35 है, 35 में 2 से डिवाइड तो होगी नहीं है, तो आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या 2 के बाद कौन सी आती है? 3 आती है, तो 3 का भाग देकर देखते हैं। 3 से भी डिवाइड नहीं है। 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है, तो 5 से देखते हैं, 5 से देखते हैं, तो 7 में जो 35 और 7 के अंदर 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते रहते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए बच्चों? देखो 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से जो छोटा क्वेश्चन आएगा, वैकल्पिक जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो HCF एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या आना आवश्यक है? अभाज्य गुणनखंड आना आवश्यक है, क्योंकि HCF और एलसीएम ज्ञात करने की 2 तरह की विधियां होती हैं, एक तो भाग विधि द्वारा और एक इसे गुणनखंड विधि द्वारा। पीछे जो आपकी जो सिलेबस था उसके अंतर्गत हम HCF है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करते थे, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। और इसी पर फोकस देना। यहाँ रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर आपको एक्स्ट्रा नहीं देते हुए सिर्फ जो 10वीं क्लास का मटेरियल है उस पर फोकस किया जाएगा। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखो 156 है, इसको भी ऐसे ही करना है। 3825 है, उसे भी ऐसे ही करना है। 5005 है, इसको भी ऐसे ही करना है। सब क्वेश्चनों को इसी प्रकार करना है। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन इसमें से और बता देता हूं। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा लगता है तो इसके भी इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने, आपको नोट्स रूप में या इन क्वेश्चनों को क्लियरली देख लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको करवाता हूं बच्चों। तो देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है 5 है, उसमें आपको दिया गई संख्या 74 29, इसकी अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। 74 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले देखो इकाई अंक इसमें क्या है? 9 है, 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड होगी क्या वो देखते हैं। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग करके देखना होता है। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 और 9 कितने हो गए? 22। 22 में तो नहीं जाता 3 का भाग, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है नहीं है। अब देखते हैं किसका? 5 का, क्योंकि अगली संख्या है अभाज्य संख्या क्या है? 5 है। 5 से डिवाइडेशन देखते हैं तो 5 का लास्ट में इकाई का अंक 0 या 5 होने पर जाता है, इसमें 9 है, तो 5 से भी ये डिवाइड नहीं है। 7 से डिवाइड है क्या वो देखो। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। 7 से देखते हैं तो 7 का भाग अगर इसके अंदर अपन दे करके देखें तो देखो बच्चों, एक बार जाता है। अगली संख्या 4 नहीं, टूटे भाग का 0, 42, 7 6 42, लेकिन आगे 9 आ गया, फिर भी नहीं गया, नहीं गया ना। इसका मतलब इसके अंदर 7 का भी भाग नहीं जाता है। देखो मैं फिर से लिखता हूं इसको। तो देखो अब किसका जाएगा? 7429 के अंदर भाग 7 का भी नहीं है। उसके बाद आगे 8 भाज्य आ गई, 9 भी भाज्य आ गई, 10 भी भाज्य आ गई, 11 अभाज्य है। 11 का देखो जाता है क्या भाग? 11 से करके देखो। 11 का देखते हैं अपन, तो 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 11 छक्के 66, कितने बच गए? 8 बच गए, 82 हो गए, 11 संती 77, तो कितने बच गए? 3 और 2 5,
फिर भी नहीं गया, 11 का भी नहीं जाता। इसका मतलब इसके अंदर है ये ऐसी संख्या है जिसके अंदर इन संख्याओं का भाग नहीं जाता। 13 का देखते हैं, हमें इस प्रकार से करके देखना है ताकि इन बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी निकाल सकें। 13 का करके देखें तो 13 का देखो, 13 का करके देखो कितनी बार जाता है। 13 पंजो 65, कितने रह गए, 9 रह गए, 9 दो 92 हो गए ना, 13 संती 91, बच गए एक 19। इसका मतलब उसका भी इसके अंदर भाग नहीं जाता, नहीं जाना ना। इस प्रकार हमें इनका फैक्टर अलग अलग करके देखना है। और कई बार बच्चों सॉल्यूशन के लिए एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको कि अगर ऐसे भाग नहीं जा रहा हो तो आपको क्या करना है। ऐसी डिवाइडेशन अगर उसके अंदर नहीं हो रहा हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक काम और है, देखिए अगर इस प्रकार डिवाइडेशन नहीं होने पर है कुछ, जैसे इसके अंदर अब मान लीजिए आपका भाज्य संख्या का भाग जा रहा है, उसका भी दे करके देख सकते हैं, फिर उसको तोड़ लेंगे, फिर इसको हम वापिस अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लेंगे। तो कैसे करके देखेंगे बताओ। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 13 का नहीं गया, आगे 14, 15, 16, 17 का दे करके देखते हैं, 17 का जाता है क्या, 17 का चलो करके देखते हैं, 17 का डिवाइडेशन करके देखेंगे। 17 का भाग देखो, 17 चौकों, अरे 17 का अगर पहाड़ा, देखो बच्चों एक चीज और सिखा देता हूं, अगर आपको पहाड़े याद नहीं है, बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 17 का बोलना अपने को, तो 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 का बोलो, एक संतो संतो, दो संतो 14, बच गया क्या एक। तो आगे इधर से चलेंगे, इसको अलग अलग करके देखिए। एक तरफ तो कितना भी बड़ा अगर आपको पहाड़ा देखना हो तो मैं उसके लिए एक तरीका और बता देता हूं बीच में। देखिए एक का पहाड़ा बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलता रहता है। 7 का देखो, 7 दूनी 14, 7 त्री 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 छक 42, 7 सातों 49, यानी 17 का भाड़ा अगर आपको देखना है तो क्या बन गया, देखो 4 2 और 1 है 3, 17 दूनी 34 होता है। एक एक अंक 1 और इसको इसमें जोड़ दो, 3 और 2 5, 17 3 51 होता है। इधर 8 का 8 रखो, 6 और 4 है और 2 कितने हो गए 6, 17 चौकों क्या होता है 68। अपने को कितना चाहिए 74, 17 पंजों क्या हो जाएगा 5 और 5 और 3 है 8, 85 होते। तो अपने को तो बस वही चाहिए, तो 17 चौकों 68। 74 में से आप एक तरीके से अलग डिवाइडेशन करके भी देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप 17 का डिवाइडेशन कर रहे हैं, 17 चौकों 68, बच गए कितने, कितने बच गए बच्चों, 2 ये रह गए, 4 और 2 6 बच गए, आगे 2, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का जाएगा। 17 3 क्या होता है 51, कितने बच गए 1 1, अगली संख्या लो 9, कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो बताओ किसका जाएगा अब आगे, 119 17 के बारे में कब आता है, आगे करके देखो, देखो 19 9 है ना, इसमें नहीं आएगा क्या 9 आ गया ना, 7 और 4 11, 119 आ गए, यानी कितने बार गया 437 बार। ये अपन ने यहां पर दिया था 3 का और फिर किसका दिया है 7 का, 119 आ गया ना। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड करते वक्त अभाज्य संख्याओं का डिवाइडेशन करने की जरूरत होती है। तो देखो अब आगे देखो 17 का गया, अब इसमें देखो किसका जाएगा, किसका जाएगा बच्चों, अब इसमें 17 तक किसी संख्या का भाग जाएगा क्या, 17 में से पहले वाली किसी भी संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 17 से छोटी संख्या का भाग जाता तो पहले ही चला जाता। तो अब हम इसके 17 से आगे देखते हैं किसका 19 का, किसका भाग देकर के देखते हैं इसके अंदर है 19 का, क्योंकि 17 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या थी उसका अगर 437 में भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जाता तो इससे पहले ये भी जो संख्या थी इसी का ही तो ये गुणनखंड है, इसमें भी तो उसका जाना चाहिए था, नहीं गया था ना, तो नहीं जाएगा। अब भाग किसका देकर देखते हैं आगे 19 का, पहले 17 का देके देखो खुद का, पहले तो एक बार 17 का देकर के देखो, 17 का जाता है क्या, नहीं जाता, तो फिर किसका देकर के देखेंगे 19 का देकर देखेंगे। अब देखो डायरेक्ट देने की कोशिश करो, गुनी दूनी 38, बचिया की तरह 3 और 2 5 और गुनी 57, कितना आ गया 23, 23 तो खुद अभाज्य संख्या है,
23 खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। यानी अपनी संख्या जो 7429 है, 7429 है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपके क्या होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना? ये इसके आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, इनका अभाज्य गुणनखंड करना। अब बाकी जो संख्या रह गई ना, वो बड़ी आसान है। जैसे आपने सोचा होगा ये संख्या रह गई। अब देखो मैंने इसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये एकदम से सरल है, बड़ा सरल है। 5000 है, देखो 5000 है, 5 है। इसको अगर अपन करके देखते हैं तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का जाएगा 1001। अब किसका जाएगा इसके अंदर? किसका जाएगा भाई? अरे 11 का दे लो। 11 99 है, 11 भाग दे के वो वैसे बता रहा हूँ। 11 99 होता ना, एक एक बच गया इसका, 11 कम 11 91 आ जाएगा। 13 का दे लो, 13 91, 7 आ गया। ये इसके फैक्टर हो गए। तो क्या हो गए फैक्टर इसके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है। इसी प्रकार हम 156 का तो आसानी से कर सकते हैं, 38 25 का भी कर सकते हैं। एक अंक 5 है, 5 का जाएगा, इसमें 2 का जाएगा। सारे क्वेश्चन आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये देखो दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के जो युग्म आपको दिए गए, जोड़े दिए गए, जो दो दो संख्याओं के, उनके हमें HCF और LCM ज्ञात करना है तथा उनकी जांच करते हुए बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? उन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। हमें इनका सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। किस विधि से ज्ञात करें? इसमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है नहीं। इसी प्रकार के प्रश्न अपने बोर्ड में आता है, तो उसमें भी क्वेश्चन के अंदर किस विधि से करना है वो दिया हुआ नहीं है। तो हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो हमने अभी जो विधि सीखी, इसके अंदर क्या सीखा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मेथड से करते हैं। तो इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, तो जैसे पहला प्रश्न है 26 और 91, तो इसका हमें 26 और 91। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। हम HCF ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उनमें से जो सार्वभौम गुणनखंड है वो हम मान लेते हैं, और वो अपना क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। एलसीएम के अंदर क्या करते हैं? जो दो संख्या दी गई तो दो, और तीन संख्या दी गई तो तीन, तीनों का एक साथ हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लेकिन यहाँ HCF एलसीएम दोनों एक साथ याद करना है, तो हम अलग अलग करते हैं और उसके माध्यम से ही HCF और एलसीएम दोनों लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले संख्या 26 है। 26 के अभाज्य गुणनखंड आप बताइए। दो का जाता है, 13 दूनी 26, 13 में तो फिर 13 का ही जाएगा, क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। 91 का करके देखते हैं। 91 के अभाज्य गुणनखंड देखो किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 13 91 है और कोई इसके फैक्टर नहीं है, तो 7 का जाएगा 13, और 13 का गया 13 में कितनी बार गया? एक बार। यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 13 है। और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है? 7 गुणा 13 है। हमें क्या चाहिए? इसका HCF। HCF ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया। HCF ज्ञात करते वक्त क्या करना होता है? इसमें से कॉमन यानी सार्वजनिक, वो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सार्वजनिक गुणनखंड है। तो 13 का दोनों के अंदर भाग जा रहा है। 13 का क्या हो रहा है? दोनों के अंदर भाग जा रहा है। तो इसका मान है वो क्या हो जाएगा? HCF वो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आ गया? HCF का मान क्या आ गया? 13 आ गया। इसी प्रकार अब हमें क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों? या तो एलसीएम ज्ञात करने के दो तरीके हैं। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। या तो अपन है 26 और 91 दोनों का एक साथ क्या कर लें? अभाज्य गुणनखंड कर लें। दोनों का एक साथ करेंगे। सबसे पहले 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, 13 दूनी 26, 91 में जाएगा नहीं तो यहीं रख लेंगे। अब किसका जा रहा है? 13 का जा रहा है तो क्या जाएगा? 13 एकम 13, 13 संति 91। फिर 7 का जा रहा है, क्या जाएगा? एक और
एक आ जाएगा। जब तक एक एक नहीं आता तब तक अपन करते रहते हैं, इसको सरल करते रहते हैं। ये एक और एक आ गया, यानी एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम देखो, मैं नीचे रखता हूं, एलसीएम यहां से हटाते हैं बच्चों। देखो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम अपने पास आ गया 2 गुणा 13 गुणा 7 आ गया। मैं इस मेथड से भी करके बताऊंगा, अभी पहले इस मेथड से देखो आप, तो क्या मान आएगा इसका? इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप करके देखो मल्टीप्लाई कितना आता है मान, क्या मान आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो? 13 दूनी 26 आ गया ना, 13 दूनी 26 आएगा। 26 गुणा क्या करना है अपने को? 7 करना है। 26 गुणा 7 करो, कितना आएगा? ये आ गया 26, 26 इंटू 7, मान आ गया 742, 14 और 4 है 18, 182 आ गया। कितना मान आ गया? 182 आ गया। ये अपना किसका मान आ गया इसके अंदर है? एलसीएम का। किस मेथड से? जब हमने दोनों का एक साथ एचसीएफ किया, दोनों का एक साथ वो अभाज्य गुणनखंड किया। अब यहीं से भी कर सकते थे, ये जो अपन ने फॉर्मूला अपना है इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है। आपने अगर एक बार इसको नोटेट कर लिया है, देख लिया है, तो अब देखिए मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों नहीं है। इसके बगैर अगर हमें निकालना होता तो कैसे निकालते? तो देखो बच्चों, मैं इसको अब देखो, इसके बगैर अगर अपने को करना होता तो कैसे करते? देखिए अपन यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं इसी मेथड से, तो क्या होता है? दोनों का जब हमने अलग अलग अगर अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या करना है कि जो कॉमन है वो तो एक बार, और शेष रह गए गुणनखंड है उसको साथ में लेना होता है। तो कॉमन है क्या है? 13, वो तो एक बार है। इसके अलावा क्या रह गया? 2 रह गया, और क्या रह गया? 7 रह गया। अब देखो आप बताओ भाई, यही वही मान नहीं है क्या? तो अपना एलसीएम क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 संता 182। ये अपना किसका मान आ गया? एलसीएम का मान आ गया। किसका मान आ गया? एलसीएम का। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो उस अलग मेथड से करने की जरूरत नहीं है। अच्छी अफोर है, एलसीएम होगा। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में बस इतना सही करना है। इसके बाद इसने क्या दिया है? दो संख्याओं के गुणनखंड का मान है वो क्या होना चाहिए? दो संख्याओं के गुणनखंड का मान एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम कैसे होगा दो संख्याओं के गुणनखंड का मान है? देखो वो अपना जो क्वेश्चन था उसके अनुरूप अपने पास एचसीएफ का जो मान आया, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, वो कितना आया? 13। तो उसको आगे किसका करके देखा अपन ने? एलसीएम का जो मान आया वो कितना है? 182। अब पर्सन क्या कर रहा है आपका वो देखिए, उसको समझिए कि दो संख्या, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है बच्चों, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या का मान है वो किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। यानी दोनों संख्याओं को गुणा के मान है, दोनों संख्याओं के गुणा का मान किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के मान के बराबर होता है। तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन के अंदर है, अपन लगा करके देखते हैं दोनों संख्या कौन कौन सी है? 26 गुणा 91। क्या है? 26 गुणा 91। तो देखो 26 गुणा 91 बराबर क्या करना है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 13, और एलसीएम कितना? 182। 26 गुणा 91 करके देखते हैं, तो 26 गुणा 91 का मान कितना आता है? गुणा करके देखो, ये तो आपको कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी है। क्या आएगा मान? है 2366। गुणा करके देख लेना, यही मान आएगा। और 13 को करोगे तो 13 दूनी 26 का 6, हाथ की 2, 13 अंठी, और फिर हाथ वाली 2 मिलाओगे तो ये भी मान कितना आ जाएगा आपका? 2366 आ जाएगा। करके देख लेना इसको,
दोनों मान बराबर आ रहे हैं तब तो अपने द्वारा ज्ञात किए गए एचसीएफ और एलसीएम सही है, वरना एचसीएफ और एलसीएम अपना क्या सही नहीं है। ठीक है ना। तो बच्चों अपने ये ध्यान देना है। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें से कोई भी आप क्वेश्चन लेकर के देख सकते हैं जिसके दौरान हमें एचसीएफ और एलसीएम की जरूरत हो। 510 और 92 का इसी प्रकार इसका ज्ञात करेंगे, और इसी प्रकार है 336 और 54 का ज्ञात करेंगे। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें से जो कॉमन मान है वो अपना एचसीएफ है, जो सारे गुणनखंड है वो अपने एलसीएम है, और लास्ट में ये इसका जो फॉर्मूला है इसका प्रयोग करना है। हमेशा याद रखना, ये कंपटीशन में भी काम आता है। इसमें अपने पास 4 मान हो गए, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, एचसीएफ और एलसीएम। करना क्या है, इसमें से अपने को एक संख्या अज्ञात देगा, चाहे प्रथम संख्या भी अज्ञात दे सकता है, द्वितीय संख्या दे दे और उनका एचसीएफ एलसीएम का मान दे दे, तो उसका भी हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं बच्चों, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन वो भी बता दूं आपको जिसके अंदर आपको मान दिया गया 336 के अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले 2 का दोगे तो 16 दूनी 32 बच गया 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का देंगे अपन इसको तो 8 4 84, फिर 2 का देंगे तो 4 2 42, और फिर देंगे इसके अंदर तो 21, 3 का देंगे तो देखो इसको मैं हटा दूं, 3 का देंगे अपन तो 7 3 21, 7 का दिया तो 1 आ गया। उसका देखो 54 का करके देखो, 54 का करके देखते हैं किसका जाएगा। सबसे पहले 2 का 27 दूनी 54, फिर 27 में किसका जाएगा, 3 का 9 3 27, फिर 3 का दिया कितना आ गया, 3 आ गया, 3 का दिया कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए हमें क्या देखना है इसके अंदर, सबसे पहले चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ। जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, कॉमन गुणनखंड देखते हैं, 2 इसमें एक बार है और इसमें भी एक बार है, एक तो क्या ले लिया अपन ने 2। मैं रफली तरीके से बता रहा हूं, अब यहां पर आपको उसी तरीके से लिख करके करना है। उसके बाद देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा इन 2 संख्याओं के अलावा इसमें 2 आया, इसमें तो एक ही बार आया, इसमें 7 आया, इसमें 7 आया ही नहीं, तो सार्वगुणनखंड है ही नहीं। तो अपना एचसीएफ का मान कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। सीधा सा आ गया ना आंसर, क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब अपने को क्या लेने की जरूरत है, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों ये 6 तो लेंगे ही लेंगे, 6 है ये तो अपन लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा मान क्या रह गया, अब देखो इसके अलावा इसमें 3 तो 2 रह गए, तो 3 2 रह गए ना। यहां पर मैं इसको गुणा करके ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से हो जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ये आ गए ना। इसके बाद इसमें क्या रह गया, 7 रह गया, तो एक ये 7 ले लिया। यहां पर क्या रह गया, 2 3 रह गए, तो 3 3 9 ये रह गया। अब इसके जो गुणा का मान आता है वही अपना किसका मान है, एलसीएम का मान है। तो करके देख लो, 7 ने 63 और 8 छके 48। अब इसको गुणा कर लो, 48 और 63 को गुणा कर लो, जो मान आएगा वो अपना किसका मान हो जाएगा, एलसीएम का मान हो जाएगा। तो छोटा सा रफली कार्य करके देख लो भाई कि 48 इंटू 63 करते हैं तो कैसे आएगा, 8 3 24, 8 की 2, 4 3 12 और 2 14, 8 छके 48 का 8, हाथ की 4 और 6 चौक 24 और 4 है 28। मान हो गया अपना 4, 12 का 2 हाथ की 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ की 1 और 3, 3024। इसके गुणनखंड का मान आएगा 3024, जो अपना क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा बच्चों। जो अपना क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ये अपना एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए अपन इसका क्या क्या याद कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया एचसीएफ 6 आया, एलसीएम निकाल लिया। अब वापिस ये फॉर्मूला अपना करके देखते हैं कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 336 गुणा 54 बराबर क्या करना है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है, 3 4 24। इसको गुणा करके देख लो कि मान दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं। ये तो यहीं पर कर लेते हैं, 6 चौक 24 का 4, हाथ की 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4, हाथ की 1, 1 का 1 आ जाएगा।
और 6×3 = 18, ये मान है इसका। इनको और करके देखो। चलो यहां पर अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहां कैलकुलेशन करके देखते हैं 336 × 54 की, कि यही मान आता है क्या? 6 चौक 24 का 4, हाथ की 2, 4 3 12, 2 14 का 4, हाथ की 1, 4 3 12, 1 है 13, 5 36 का 0, हाथ की 3, 5 3 15 और 3 18 का 8, हाथ की 1, और 5 3 15 और 1 है 16। अब इनका योग करो। 4 4, 11 का 1, हाथ की 1 है, 7 और 1 8 और 1, देखो कितना है? 18,144। इसका भी मान क्या आया? 18,144। ये देखो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनखंड है वो क्या है बच्चों? बराबर है। क्या इसका गुणनखंड का मान है? बराबर है। ये रफली कार्य है अपना। ये जो अपन ने यहां पर किया है ये रफली कार्य है। इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चन है वो सरल है करना है। ठीक है, आगे चले बच्चों। आगे चलते हैं। अब बहुत ही आराम से इजीली रूप से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं और इनको सरल कर सकते हैं। आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है इसमें। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। अब अपने को संख्या कितने दे दी गई है? 3 संख्याएं दी गई हैं। तो वो तो दो संख्याओं के लिए था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं, हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इनमें से बच्चों कोई भी आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, उस क्वेश्चन को अपन सरल करते हैं। देखिए, अगर मैं 17 23 29 की बात करूं, अभाज्य संख्या है, तो इसका आक्षेप क्या होगा? चलो मैं दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं। इसका अगर मैं आक्षेप की बात करूं, तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं तो कॉमन कुछ है ही नहीं, लेकिन संख्या एक तो कॉमन है इनमें। 20 का 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन, तो 17 × 1 लिखते हैं। 23 के करते हैं, किसके करते हैं? अगर हम 23 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 23 × 1। और 29 के करते हैं तो 29 × 1, यानी एक तो कॉमन है इसमें। तो एचसीएफ क्या हो गया अपना? 1 हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया? इन सभी का गुणनफल का जो मान आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बड़ा सरल है ये तो, है ना। अब देखो बच्चों, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन तो इस प्रकार हो गया। देखिए, पहले क्वेश्चन में 12 15 21 है, तो 12 15 21 का 12 15 21 अगर हम एलसीएम लेते हैं, तीनों का अगर एक साथ ले लेते हैं, तो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का। 6 15 21, फिर इसमें किसका जा रहा है? 2 का। 3 15 21, अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं एक साथ, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 3 15, 7 3 21, यानी 5 का देंगे। 5 का देंगे तो 1 1 7, 7 का देंगे तो 1 1 और 1। अब देखो, यानी एलसीएम क्या हो गया इस क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। गुणनफल कर लेते हैं इनका। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 इंटू 7 पंजो 35, मल्टीप्लाई कर लो। 12 पंजो 60, आठ की 6 और 12 यहाँ 36, 36 और 6 42, 420 आ गया। कितना आ गया मान इसका? 420 आ गया एलसीएम। एलसीएम अगर 420 है, तो हम अब क्या करके देखते हैं? इसका एचसीएफ करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं इसका? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन गुणनखंड 12 15 और 21, इन सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके कॉमन गुणनखंड देखना है। 12 के गुणनखंड अलग से करते हैं तो क्या आएगा? 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। 15 का करते हैं तो क्या आएगा? 3 का जाएगा, 5 3 15 और 5 का दिया 1 आ गया। और क्या बच गई संख्या अपने पास? 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका जाएगा सबसे पहले? इसमें 3 का जाएगा, 7 3 21, 7 का दिया क्या आ गया? 1। यानी कॉमन मान क्या है इसमें? इसमें देखो आप 3 यहां पर है,
इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो HCF क्या है इसका 3 है बच्चों। ये तीसरा प्रश्न तो बड़ा सरल है। अब इसका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 8 9 25 से। 8 9 25 देखते हैं तो इसके भी अलग अलग करके देख सकते हैं अपन। 8 का देखते हैं, अपने को पता ही है। 8 का देखते हैं, अपने को पता है 2 होता है। 9 का देखते हैं 3 होता है। 25 का देखते हैं 5 होता है। कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? कोई प्रकार का गुणनखंड कॉमन है? नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। जब गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो, इसका मतलब एक तो उसमें कॉमन होता ही होता है। तो एक अगर कॉमन होता है उसका HCF क्या होता है? 1। और जिसका HCF 1 हो, एलसीएम उनकी सभी संख्याओं के गुणा का मान होता है। 25 200, 200 गुणा 9 तो कितना हो जाएगा? 1800। क्या आ जाएगा मान है? 1800। ये लो, ये आपके सारे क्वेश्चन ही हो गए इसके। चलो आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, कि HCF 360 और 657 का 9 है, दिया गया है। और एलसीएम 306 और 657 का क्या आएगा? तो देखो, वो फॉर्मूला याद करो। अभी अपन ने क्या किया था कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनखंड, जैसे प्रथम संख्या a है, द्वितीय संख्या b है, तो a गुणा b का मान किसके बराबर होता है? HCF गुणा एलसीएम के बराबर होता है। a का मान कितना है? 360, b का मान कितना है? 657। HCF कितना है इसका? 9। एलसीएम अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। फॉर्मूला लग चुका है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए, एलसीएम आपको चाहिए, क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम के साथ 9 किसमें? गुणा में। इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? 9 भाग में हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, अब देखो सरल करते हैं, कैसे आएगा मान? 9 इसके साथ, एलसीएम के साथ किसमें? गुणा में, तो इधर आकर किसमें हो जाएगा? भाग में। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको आगे पीछे की HCF, अरे क्या हो गया, HCF कितना है? 9 गुणा एलसीएम बराबर होगा संख्याओं के गुणनखंड के 360 इंटू 657। तो एलसीएम अपने को चाहिए, तो एलसीएम बराबर 360 इंटू 657 बटे 9। तो इसके अंदर 9 का भाग देना है। 9 का भाग दो भैया, क्या आएगा? 9 चौक 36, यानी 40 इंटू 657। अब इसका गुणा आप कर लेना बच्चों। जो गुणा करने पर जो मान आए, एक तो जीरो लग ही जाएगा, 4 से गुणा करने पर जो मान आएगा वो अपना किसका मान हो जाएगा? एलसीएम का मान हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखो। आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी n आपको क्या दिया गया है? प्राकृत संख्या बच्चों। क्या दिया गया है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या का मतलब n का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से चलेगा। 1 से शुरू होगा, अनंत तक चलेगा। 1 से शुरू होकर के ये मान है अनंत तक चलता है। अब देखिए, 6n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? 6n का मान क्या 0 पर समाप्त होगा? करके देखते हैं, 0 पे समाप्त होगा क्या? तो 6n का मान तो 1 से शुरू है, 1 रखा, 6 की पावर 1 यानी 6। n का मान 2 रखा, 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6 36, 6 की पावर 3 किया, 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 आता है। 6 की पावर 4 करेंगे। इसका मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे 6 की पावर बढ़ती है, मान भी क्या है? 6 हो रहा है, 36 आ रहा है, 216 आ रहा है, बढ़ रहा है। और कभी भी अंक क्या रहा? इकाई का अंक हमेशा 6 6। देखो गौर से देखो, इकाई का अंक 6 6 6, यानी आप चाहें उतनी बार कर लेना मल्टीप्लाई, इकाई का अंक इन सब के लिए क्या रहना है? 6 रहना है।
मान हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो ये कह रहा है क्या जीरो पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। जीरो पर ये कभी भी समाप्त है नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि n है वो क्या दी गई है बच्चों? प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या। अब देखो आप एक स्टेप देखिए, लास्ट में जब जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं तो 6 की पावर हम अगर अनंत कर देते हैं तो इसका मान भी क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है अनंत बार, अनंत बार करना है तो अनंत ही आएगा, क्योंकि अनंत को तो हम आज तक ही नहीं पकड़ पाए। तो ये इसका मान अनंत आ जाएगा, यानी कभी भी जीरो पर फिर भी समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो पर समाप्त है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? देखो पहली संख्या लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों? वो संख्या जिसमें संख्या स्वयं और संख्या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए। अब देखो आप मुझे ये बताओ, इस संख्या में कॉमन संख्या क्या है? अगर मैं 13 को बाहर कॉमन लूं, यहां और यहां है तो कोई दिक्कत? तो क्या बच गया? 7 गुणा 11 गुणा इस तरह की जगह 1 प्लस और इस तरह की जगह 1, यानी क्या मिला अपने को? 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। संख्या 1 तो ये स्वयं खुद थी और एक संख्या 1 उनका तो भाग जाता ही जाता है, इसके अलावा 13 का इसमें भाग जाता है या नहीं जाता? देखो 13 से डिवाइड करो, 13 से 13 चला है, भाग जा रहा है ना, 13 का भाग इसके अंदर है, जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या भाज्य हुई या अभाज्य हुई? तो ये संख्या बच्चों भाज्य हुई। और इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि 13 इसके अंदर एक कॉमन संख्या है जिसके द्वारा ये संख्या विभाजित है। और ये दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या देखो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में क्या है? 5। अब आप मुझे इसमें बताओ कोई कॉमन संख्या है क्या? 5 देखो इसमें और इसमें, 5 को अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूं तो 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर कॉमन आ गया, एक बचेगा, एक से मल्टीप्लाई क्यों करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई में क्या रह गया? बाहर संख्या क्या आ गई अपने पास? बताओ भाई, बाहर संख्या क्या आ गई अपने पास? 5 आ गई ना। इसका मतलब ये संख्या 5 से भी क्या है? विभाजित है। और भाज्य संख्या का नियम यही कहता है कि संख्या ये 13 से विभाजित है। ये किससे विभाजित है? 13 से विभाजित है। और ये किससे विभाजित है? संख्या 5 से। तो अपना आंसर बड़ा सिंपल है इसका। कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर के अपन क्या आंसर देंगे? यही कि दी गई संख्या में संख्या 1 और संख्या स्वयं के अलावा ये तो 13 से विभाजित है और ये किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। तो किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित होता है तो निश्चित ही वो संख्या क्या कहलाएगी? अपनी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब शायद ये लास्ट क्वेश्चन है अपना 1.1 का। देखो क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रही है। देखो सोनिया को कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः, एक तो लॉजिकली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये अपने पास एक वृत्ताकार मैदान हो गया, एक तो बच्ची क्या है? सोनिया। यहां ये स्थान ए है, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। एक तो है सोनिया, सोनिया यहां से दौड़ते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाकर यहां तक पहुंचती है तो 18 मिनट लेती है। कितना समय लेती है? 18 मिनट। दूसरा है रवि, वो यहां से यहां शुरू होने में समय लेता है कितना? 12 मिनट। कितना समय लेता है? 12 मिनट। तो 12 मिनट में जब रवि ने एक चक्कर लगाकर ए से शुरू होकर ए के पास आया तो ये सोनिया कहां रह गई? भी सोनिया ने अगर एक चक्कर लगाया 18 मिनट में यहां पहुंची, भी सोनिया
अगर 18 मिनट में यहां पहुंचती है, तब रवि का तो एक चक्कर पूरा होकर के रवि वापस यहां तक आ गए, आधा चक्कर पुनः पूरा कर लिया ना। तो इस प्रकार से लॉजिकली अगर अपन देखते हैं, दूसरी मैथमेटिकली अगर देखें, तो इसका यानी 12 और 18 का राउंड लग रहा है, तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इनका? एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो 2 से डिवाइड करो, एलसीएम ज्ञात करते हैं 6 9, फिर से 2 से करेंगे 3 और 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक और है 1, यानी क्या मान आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36, यानी इनका जो एलसीएम है वो क्या आया है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और मान क्या आता है? 36। कहने का मतलब ये 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर है, मिलेंगे। अब देखो आप कैसे मिलेंगे, देखो इसने सानिया का 18 प्लस 18 यानी 2 चक्कर पूरा करती है, तब जाकर ये घूम करके वापस यहीं आ जाती है, यहीं आएगी सानिया 2 चक्कर पूरा करने में। लेकिन रवि है वो क्या करेगा, यहां से यहां तक घूम करके आता है, एक चक्कर में 12, दूसरे चक्कर में आएगा तो 24, 12 और समय लिया 24 हो गए, तीसरे चक्कर में और 12 लेगा तो 36 हो गए। यानी इसका योग जब 36 होता है तभी इसका योग 36 होता है। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट है बाद। दूसरी बात सिंपल सी कॉमन है कि आप देखिए 12 का लेते हैं अपन, 12 का एक चक्कर लेते हैं, 12 को 12, 12 दूनी 24 में 2 चक्कर, 36 में 3 चक्कर। 18 का लेते हैं तो 18 एक 18, 18 में एक चक्कर, 18 दूनी 36 में दूसरा चक्कर। तो ये मान कॉमन आ गया या नहीं आया? ये मान इन दोनों में कॉमन आया या नहीं आया? ये मान जब दोनों में कॉमन आया, इसका मतलब इसी मान पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं, एलसीएम से। ये कॉमन मेथड आप इसको साइकोलॉजिकली सोच करके देखेंगे, जिससे आपका माइंड बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली 1.1 है वो वास्तविक संख्या वाली क्लियर होती है। किसी को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो उसको वो वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको जानकारी दे दूं बच्चों, ये पूर्णतया आपको निःशुल्क रूप से रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है, जिससे क्या है कि आप घर पर भी अध्ययन कर सकते हैं। आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो उसको रिपीट करके देख सकते हैं, इस सुविधा के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।